सो फ्रेंड्स, मुझे पता है आपने एनिमल मूवी देखते समय कई सारी हिडन डिटेल्स, फैक्ट्स और ईस्टर एग्स को मिस कर दिया होगा। जैसे इस वाले सीन में यहाँ पर रणविजय के टोटल 8 कजन मौजूद है, लेकिन रणविजय अपने साथ पंजाब से टोटल 8 कजन को लेकर आया था। यहाँ पर सिर्फ 2 कजन मौजूद नहीं है, और वे इसलिए क्योंकि उन 2 कजन को मूवी की एंड में अजीज ने मार दिया था। वहीं ये सीन फ्यूचर का है। फ्यूचर से मेरा मतलब है ये सीन है ईयर 2056 का, जिसका पता हमें रणविजय के पीछे लगे इस पोस्टर से चलता है। यहाँ पर स्वास्तिक स्टील के 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इतने सालों में रणविजय के केवल 2 ही कजन मारे गए। इसका मतलब ये है कि इन 2 कजन के मरने के बाद रणविजय ने अपने भाइयों की सेफ्टी की जिम्मेदारी उठा ली होगी। वहीं इस वाले सीन में जब बलवीर सिंह पर हमला होता है तो हम देखते हैं कि बलवीर सिंह को मारने के लिए केवल 2 ही लोग आए थे, और इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये दोनों बड़ी ही आसानी से आए और बलवीर सिंह को गोली मारकर चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप बोलेंगे कि रणविजय का जीजा वरुण उन लोगों के साथ मिला हुआ था, इसलिए ये हमलावर नहीं पकड़े गए। ये तो रीजन है ही, लेकिन इसके अलावा एक और आदमी है जो इन हमलावरों के साथ मिला हुआ था, जिसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया, और वे आदमी है बलवीर सिंह का ये सिक्योरिटी इंचार्ज। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बलवीर के बॉडी डबल पर हमला होता है तो यही सिक्योरिटी इंचार्ज गाड़ी चला रहा था, और हमला होते ही ये गाड़ी से सही सलामत बाहर आ जाता है और हमलावरों के साथ खड़ा हो जाता है। इट मीन्स कि ये हमलावरों के साथ मिला हुआ था, और इस सीन के बाद ये हमें पूरी मूवी में कहीं पर भी नहीं दिखता। फिर इसके बाद रणविजय जिस आदमी से गन्स की डील करता है, ये आदमी एक्चुअली में मराठी मूवी के काफी जाने माने एक्टर हैं। इनका नाम है उपेंद्र लिमे, जिन्हें की मराठी ऑडियंस अच्छे से जानती है। फिर इसी सीन में जब असरार होटल में एंटर करता है तो वे यहाँ पर चिल्लाता है, मेरे भाई कहाँ हो तुम। यहाँ पर हमें लगता है कि शायद असरार को रणविजय का नाम नहीं पता, इसलिए असरार ने रणविजय को यूं ही भाई बोल दिया। लेकिन आगे जाकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर सचमुच रणविजय असरार का भाई होता है। ये चीज हमें फर्स्ट टाइम मूवी देखने पर पता नहीं चलेगी, ये डिटेल मुझे सेकंड टाइम मूवी को देखने पर पता चली। वहीं इस इंटरवल वाले फाइट सीन में हमें 2 सॉन्ग सुनने को मिलते हैं। पहला ये मराठी वाला सॉन्ग, तो इस सॉन्ग का नाम है डीजे ला, जिसे कि नागेश मोरवेकर ने गाया था। वहीं दूसरा सॉन्ग जिसे कि रणविजय के कजन गाते हैं, इस सॉन्ग का नाम वैसे तो अर्जुन वैली है, जिसे भूपेंद्र बवाल ने गाया है, लेकिन इस सॉन्ग की ओरिजिन कुछ और है। इस सॉन्ग की ओरिजिन की बात की जाए तो ये सॉन्ग कोई रैंडम सॉन्ग नहीं है। इस सॉन्ग को कहा जाता है थाड़ी बार, और इस गाने को खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था, और वे खुद इस गाने को गाया करते थे, और ये गाना गाकर वे अपनी सेना को मोटिवेट करते थे ताकि उनके सैनिक बैटल फील्ड पर डटे रहे। अब आते हैं मूवी की स्टार्टिंग पर। मूवी की स्टार्टिंग में AR रहमान और अजय अतुल को स्पेशल थैंक्स बोला गया है, क्योंकि इस मूवी में इन दोनों म्यूजिक डायरेक्टर के सॉन्ग्स को यूज किया गया है। AR रहमान सर का रोजा मूवी का छोटी सी आशा सॉन्ग को गीतांजलि की एंगेजमेंट के टाइम यूज किया गया था। वहीं अजय अतुल जी ने डीजे ला सॉन्ग को म्यूजिक दिया था, इसीलिए इन दोनों का नाम स्पेशल थैंक्स में डाला गया। अब आते हैं मूवी के एंडिंग वाले सीन में, जहाँ अबरार के भाई अजीज को दिखाया गया है। यहाँ पर अजीज जोया से इशारों में पूछता है कि मैं रणविजय की तरह दिखता हूँ या फिर नहीं, तो जोया कहती है हाँ। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जोया का काम यही था कि वे रणविजय को करीब से जाने, जिससे अजीज को बिल्कुल रणविजय के ही जैसा बनाने में आसानी हो। फिर इसी सीन में अजीज जोया से कहता है, यदि तुम्हारा बच्चा मेरा जैसा नहीं दिखा तो इसका मतलब है कि ये मेरा ही बच्चा है। इट मीन्स उसे रणविजय जैसा बनाया गया है। वे रणविजय के जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था, लेकिन शायद आपने ये डिटेल नोटिस ना की हो कि अजीज को भले ही रणविजय के जैसा बना दिया है, लेकिन अजीज के दांत रणविजय से काफी अलग हैं, और ये डिटेल भी मुझे सेकंड टाइम मूवी देखने पर पता चली। अब इस मूवी के हर एक माइनर डिटेल पर इतना ध्यान दिया गया है, तो इसके पीछे का रीजन भी जान लेते हैं। इसके पीछे का रीजन है इस मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग। क्या आपको पता है इस मूवी की स्क्रिप्ट को संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा था, जिसमें संदीप रेड्डी वांगा को लगभग 18 महीने लग गए थे। यानी कि इस मूवी की स्क्रिप्ट को लिखने में संदीप रेड्डी वांगा को 1.5 साल
साल से भी ज्यादा का समय लग गया। और साथ ही संदीप रेड्डी वांगा ही इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हमें इंटरवल में जो ये मशीन गन दिखाई गई थी, उस गन को भी प्रैक्टिकली बनाया गया था, जिसे बनाने में लगभग 4 महीने लग गए थे और 40 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आया था। वैसे तो ये मूवी 3.5 घंटे की है, लेकिन जब इस मूवी को OTT पर रिलीज किया जाएगा तो ये मूवी लगभग 4 घंटे की होगी, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी के कई सारे वायलेंस सीन्स और डायलॉग को काट दिया है, जिससे ये मूवी 4 घंटे की न होकर बस 3.5 घंटे की बची थी। और जब इसे OTT पर रिलीज किया जाएगा तो ये फुल लेंथ के साथ रिलीज होगी। वैसे संदीप रेड्डी वांगा पहले इस मूवी का नाम डेविल रखने वाले थे और इस मूवी का ऑफर रणवीर से पहले महेश बाबू को दिया गया था, लेकिन महेश बाबू को स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद लगा कि रणविजय का कैरेक्टर उनके लिए काफी डार्क होगा और उनकी ऑडियंस को शायद ये कैरेक्टर पसंद न आए, इसलिए महेश बाबू ने इस कैरेक्टर को प्ले करने से मना कर दिया। और मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ, क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए रणवीर कपूर एक परफेक्ट कास्टिंग है। वैसे तो ये मूवी 3.5 घंटे की है और सभी को ये मूवी काफी पसंद आई, लेकिन इस मूवी में भाइयों का कनेक्शन लोगों को समझ में नहीं आया। जैसे रणविजय अबरार का भाई कैसे है, अजीज और रणविजय के फादर बलवीर का क्या कनेक्शन है। यदि आप मूवी के इन कनेक्शन को समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर क्लिक करें। इस वीडियो में मैंने एनिमल मूवी के सारी जनरेशन के कनेक्शन इजीली बताए हैं, जिसे देखने के बाद आप सब समझ जाएंगे कि आखिर ये सभी कजन्स आपस में भाई भाई कैसे हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनिमल मूवी समझने में काफी हेल्प होगी, जिससे आप हर कैरेक्टर को इजीली समझ पाएंगे। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक कर इस वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।